चुनावी माहौल में बीते जो चरण में मतदान हुआ था उस दौरान आरजेडी प्रत्याशी रोहिणी आचार्य के पोलिंग बूथ पर पहुंचने के बाद जो विवाद खड़ा हुआ वो विवाद अब सियासी माहौल में बवंडर बनता दिख रहा है। अगले दिन फायरिंग की घटना हुई जिसमें एक व्यक्ति की मौत हुई, 2 लोग घायल हो गए और अब इसको लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। चाहे INDI अलायंस खेमा हो या NDA अलायंस खेमा, दोनों इस चुनावी हिंसा का आरोप एक दूसरे पर मढ़ रहे हैं और इसको लेकर सियासत खूब हो रही है। किस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही है जरा उस पर भी नजर डालिए। चीजें जिन लोगों की हत्या हुई है वो किसके समर्थक हैं, जो मारने वाले लोग हैं वो किसके समर्थक हैं। तो ये तो जंगल राज की दिशा में ये NDA के लोग, BJP के लोग अग्रसर हैं और काम वो गलत करते, बदनाम हमको करते हैं। हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव सभी जाति के लोगों को लेकर चलना चाहते हैं, कंधे से कंधे मिलाकर इस बिहार का विकास कर चाहते हैं, उन्नति चाहते हैं। और ये लोग विनाश अपनी हार को देखते हुए ये लोग उकसा कर और मर्डर, 2 ही मर्डर नहीं हुआ, 3 मर्डर हुआ है, 3 मर्डर हो गया। आप लोग को अधिकारित सूचना नहीं है। देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि जिन लोगों की हत्या हुई है वो किसके समर्थक हैं, जो मारने वाले लोग हैं वो किसके समर्थक हैं। तो ये तो जंगल राज की दिशा में ये NDA के लोग, BJP के लोग अग्रसर हैं और काम वो गलत करते, बदनाम हमको करते हैं। हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव सभी जाति के लोगों को लेकर चलना चाहते हैं, कंधे से कंधे मिलाकर इस बिहार का विकास कर चाहते हैं। आप बूथ पर डिस्टर्ब करने वाले कौन होती हैं? आप यदि उम्मीदवार हैं तो शांतिपूर्ण मतदान होनी चाहिए। पूरे जिले में कहीं भी इस तरह की अप्रिय घटना नहीं घटी। सिर्फ उसी बूथ पर, जिस बूथ पर रोहिणी आचार्य गई और वहां पर 2-2 बार गई और बूथ को डिस्टर्ब किया, लोगों को भड़काने का काम किया, लोगों के साथ तू मैं करने का काम रोहिणी आचार्य ने किया है। तो इस पर कार्रवाई होगी, जांच की प्रक्रिया चल रही है। आपराधिक घटना को आप जंगल राज अगर कहते हैं तो आपके कार्यकाल में तो 118 नरसंहार हुआ था। क्या आज नरसंहार हो रहा है? सेनारी, बाथे, लक्ष्मणपुर, विभिन्न नरसंहार से बिहार कलंकित हो गया था। छपरा में आपराधिक घटना हुई, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। बूथ कैप्चरिंग कहां हुआ? कौन कहता है? इसका तो निर्वाचन आयोग पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, निर्वाचन आयोग की भूमिका पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। देखिए, बहुत अच्छे सही बात नेताओं ने उनको कहा है कि ये चुनावी हिंसा जो शब्द है ये कब आया। याद कीजिए 90 से 2005 का कालखंड, चुनावी हिंसा क्या होती थी लोगों ने देखा है ना। बम, गोली और बंदूक के बल पर बूथ कब्जा करना, बूथ पे लूटने का काम कौन करता था? ये किसकी वर्किंग कल्चर थी? मैं खुल के बोलता हूं कि लालू जी और कांग्रेस के लोगों ने 90 से 2005 के कालखंड में बूथ लूटने का काम किया। तो चुनाव में जीत सुनिश्चित करने के लिए नेताओं के गर्मा गर्म बयान ने ऐसी सियासी आग लगाई कि समर्थकों का पारा हाई हो गया और नौबत गोलीबारी तक आ गई और अब इस पर सियासत खूब जोर शोर से हो रही है। इस पूरी परिस्थिति को समझने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ संपादक अशोक मिश्रा जुड़ेंगे और उनसे हम जानेंगे कि इस तरह से चुनावी हिंसा क्या नेताओं के बयानों की वजह से हो रही है, समर्थकों में जिस तरह का उत्साह चुनाव को लेकर अपने पक्ष के पार्टी प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करने को लेकर की जा रही है, क्या ये उसका प्रभाव है और अब जो इस पर सियासत हो रही है क्या वो आने वाले 2 चरणों के लिए सोची समझी राजनीतिक रणनीति है। संपादक अशोक मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अशोक जी, गोलीबारी तक की नौबत आ गई, ये समर्थकों का उन्माद कह सकते हैं नेताओं के बयान के कारण। ये गोलीबारी तक ही सीमित नहीं रही, जान भी गई और कहा जा रहा है कि आरजेडी के कार्यकर्ता थे जिनकी मौत हुई है और जो घायल हैं वो रोहिणी आचार्य ने जाकर के PMCH में मुलाकात भी की है घायलों से, FIR भी हुए हैं और उसमें बताया गया है कि आरजेडी के कार्यकर्ता हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि पिछले लगभग 15 वर्षों से बिहार में
चुनाव को लेकर के हिंसक घटनाओं पर विराम लग गया था और कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच जुबानी जंग जो भी चल रही थी, लेकिन हथियार का उपयोग नहीं हो रहा था। ये दुखद है कि जो छपरा में घटना घटी है सारण में, और जहाँ तक इस घटना का सवाल है तो इसमें आप नेताओं को दोषी नहीं ठहरा सकते, क्योंकि ये घटना जो घटी वो समर्थकों के बीच में है और समर्थकों में इतना एक तरह से कहिए उग्र थे कि ये घटना घटी है। चुनाव के बाद, चुनाव के दिन रोहिणी आचार्य का जो बूथ पर विरोध हुआ या समर्थन हुआ वो इतना नहीं था कि किसी की हत्या हो जाए, लेकिन उसके बाद जो हत्या की बुनियाद बनी और जिस तरह से घटनाएं घटी ये दुखद है। लेकिन भले ही राजनेताओं का इस घटना में सीधा हाथ नहीं हो, लेकिन इस घटना के बाद जिस तरह से बयानबाजी हो रही है और जिस तरह से सियासत तेज हो गई है ये दुखद है और ये इसके लिए राजनेता दोषी हैं। अभी तक सबसे बड़ी बात ये है कि जो बड़े नेता हैं, जिनके ऊपर दारोमदार है, जिनका जनाधार है और जो मानते हैं कि बिहार का वो नेतृत्व करते हैं या कर सकते हैं, उन नेताओं ने कोई ठोस पहल नहीं की है। ये अलग बात है कि कानून अपना काम कर रहा है और जो इस घटना में संलिप्त हैं, जिनके ऊपर आरोप है कि इन्होंने गोली चलाई, तो उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है और फिर गिरफ्तारी हो रही है, कानून अपना काम कर रहा है। लेकिन नेताओं को इस पर बयानबाजी से परहेज करना चाहिए। अगर ये सियासत गरमाई जैसा कि राजनेता चाहते हैं, कहा जाता है कि सब पर भी, मतलब लाश पर भी नेता राजनीति करते हैं और हो भी यही रहा है। जिसकी मौत हुई कार्यकर्ता की, उसकी जितनी निंदा की जाए हत्यारों की वो कम है, लेकिन इस पर भी अगर अब विराम लग जाए तो कुछ खोने के बाद आप कह सकते हैं कि चलिए अब तो शांति हो गई। लेकिन जो स्थानीय वहाँ पे हालात हैं, उस हालात में पुलिस अपना काम कर रही है, इंटरनेट सेवा बंद कर दिया गया है, लेकिन धीरे धीरे ये आग सुलग रही है और समय रहते इस पर राजनेताओं को कहीं न कहीं इस पर विराम लगाना चाहिए और इस पर रोक लगाने के लिए एक सामूहिक पहल करनी चाहिए। ये अलग बात है कि जो सुलझे हुए नेता हैं, चाहे वो नीतीश कुमार हों, तेजस्वी प्रसाद यादव हों, उन लोगों का जो बयान है वो इस मामले पर नहीं आया है और नीतीश तो इस ऐसे मामलों पर बोलते ही नहीं हैं। तेजस्वी ने भी अपने धैर्य का परिचय दिया है, लेकिन इसके बावजूद भी जो गठबंधन है, चाहे दोनों गठबंधन, एनडीए गठबंधन हो या इंडिया गठबंधन हो, दोनों गठबंधन वोट के लिए सियासत तो कर ही रहा है। और जिस तरह से एनडीए गठबंधन के नेताओं के बयान आए हैं, सीधा जिस तरह से रोहिणी आचार्य या भोला यादव पर हमले किए जा रहे हैं, या फिर आरजेडी के द्वारा जिस तरह से बीजेपी नेताओं को, खास करके राजीव प्रताप रूढ़ी को दोषी ठहराया जा रहा है, कहीं न कहीं ये चुनाव के मद्देनज़र और दोनों गठबंधन के नेता इसे कैश करना चाहते हैं। चूँकि 2 चरणों का चुनाव है और अगर जाने अनजाने कहीं ये उन्माद फैलता है तो दोनों गठबंधन के नेताओं को है कि इसका लाभ किया जा सकता है और तब फिर विकास की बातें दूर हो जाएंगी, तब फिर रोजगार गर्त में चला जाएगा और फिर जातीय उन्माद का लाभ नेता लेना चाहते हैं। और यही वजह है कि नेताओं के जो बयानबाजी हैं वो कहीं न कहीं उसको सही नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि कानून अपना काम करेगा। अगर कोई उम्मीदवार बूथ पर जाता है और मतदाता उसका विरोध करते हैं या किसी पार्टी के कार्यकर्ता उसका विरोध करते हैं तो उसकी भी एक अपनी प्रक्रिया है। लेकिन आप उसको कटघरे में नहीं खड़ा कर सकते कि आप गए क्यों। स्वाभाविक है, अगर किसी उम्मीदवार को ये पता चले कि उसके बूथ पर गड़बड़ हो रहा है तो वो जाएगी ही। और यही बात हुई। दूसरी बात कि अगर वहाँ जाने के बाद अगर किसी उम्मीदवार ने ऐसा आचरण किया जो कहिए कि मतदान प्रक्रिया के खिलाफ है, तो उनके राजनीतिक विरोधियों ने अगर कोई विरोध जताया तो ये भी सही है। कहने का मतलब है कि बूथ पर जो घटना घटी वो अप्रत्याशित नहीं है, ये ऐसा होता है चुनाव में। लेकिन उसके बाद जो घटना घटी, हत्या की हुई, हिंसा हुई, वो दुखद है। और उससे भी दुखद है कि जो नेताओं की बयानबाजी हैं वो दुखद है और इस पर अविलंब विराम लगना चाहिए। और लोकतंत्र की जननी रही है बिहार, हिंसक घटनाओं का भी बिहार गवाह रहा है, लेकिन इन सब के बावजूद भी बिहार अब आगे बढ़ चुका है। इसलिए राजनेताओं को इससे परहेज करना चाहिए। फिलहाल कह सकते हैं कि दोनों गठबंधन
इसे कैश करने में लगे हुए हैं और इसका राजनीतिक लाभ लेने के लगे हुए हैं। चूँकि 2 चरणों में चुनाव होना है और दोनों को गठबंधन को ये मौका मिल गया है कि इसी बहाने अपने राजनीतिक विरोधियों पर सीधा सीधा हमला करें और उनको कटघरे में खड़ा करें। जी अशोक जी, बूथ कैप्चरिंग का आरोप लग रहा है, आपने भी अभी कहा और हमारे जो दर्शक हैं, जो मतदाता हैं, उन्हें भी याद होगा कि ये 10-15 साल के बाद फिर अब तक सुनी हुई घटना नहीं है और इस तरह के पुख्ता इंतजाम निर्वाचन आयोग करता है कि वो संभव भी नहीं हो पाता है, इतनी प्रशासनिक मुस्तैदी रहती है। तो ये आरोप शायद इसी वजह से कि वो 2005 से पहले का समय जो याद दिला रहे हैं उसमें इस घटना को जोड़कर उसका भरपूर लाभ उठा सकें। नहीं, पहले देखिए बूथ कब्जा जो होता था ना, वो इस तरीके से होता था कि जहां उस उम्मीदवार के खिलाफ या किसी उम्मीदवार के समर्थन में अगर वो स्थानीय लोग चाहते थे तो अपने राजनीतिक विरोधियों को वो वोट देने के लिए नहीं देते थे। अब जो बूथ कैप्चर है, अब या ये जो आरोप लग रहे हैं, तो उसमें आप ये कह सकते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से अगर समर्थक उसके आते हैं और वोट डालते हैं तो वो बूथ कैप्चरिंग नहीं है। जहां जिसका बहुमत है तो उसमें हो सकता है कि कुछ लीगल भी और कुछ इलीगल भी, जैसे हमने अपने दर्शकों को दिखाया भी है। चुनाव आयोग के पुख्ता इंतजाम के बावजूद भी अगर कोई इंटर की छात्रा जाती है वोट डालने के लिए और वो उसका कोई राजनीतिक दल का पोलिंग एजेंट विरोध नहीं करता तो उसमें चुनाव आयोग क्या कर सकता है। अगर वो फोटो लेकर के जाती है या आधार कार्ड लेकर के जाती है, अगर वहाँ पे राजनीतिक विरोधी या किसी दल के पोलिंग एजेंट वहाँ पे नहीं है तो वो तो एक तरफा हो सकता है, लेकिन ये सहमति से होती है। जबरन अब कोई बूथ कैप्चर नहीं कर सकता है। चुनाव आयोग ने ऐसी व्यवस्था की है, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से जहाँ बूथ मान लीजिए बहुमत है तो वहाँ तो कुछ वोट इधर उधर जा सकते हैं। यहाँ जो घटना घटी उस पर जो प्रतिक्रिया आई है वो प्रतिक्रिया स्थानीय कार्यकर्ताओं के द्वारा भी जो आई है और जिस भाषा का इस्तेमाल किया गया ये दुखद है। लेकिन अगर कार्यकर्ता उस भाषा का इस्तेमाल करता है और नेता भी उसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत गलत है। कार्यकर्ता राजनीतिक नहीं है, वो हो सकता है कि अपने उम्मीदवार के समर्थन में वो एग्रेसिव हो, लेकिन राजनेताओं को ये समझना पड़ेगा कि 2 मिनट के लिए पूरे समाज की शांति व्यवस्था भंग हो जाए, ये नहीं होना चाहिए। 2 मिनट के लिए जो कटुता है, किसी की जान चली गई, राजनेता सहानुभूति के 2 शब्द बोल लेंगे, लेकिन जिसका बेटा चला गया और कल्पना कीजिए उसका क्या होगा। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि बिहार जब इन मामलों से बड़ी हो चुका है, अब हिंसक घटना न घटे इसके लिए बिहार पूरी तरह से तैयार हो चुका। फिर जो ये घटना घटी है ये दुखद है और राजनेताओं को चाहिए कि इस पर परहेज करें और आगे इस घटना की ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो, आगे जातीय उन्माद न हो, आगे गांव जले नहीं, इसकी व्यवस्था करनी चाहिए और इसके लिए सबको एकजुट होने की जरूरत है।